नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है पास रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे टॉपिक में सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेताओं पर बड़ा बयान दिया है। वो भड़क गए। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ ताकत जो है मनमाना तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। मतलब बीजेपी के नेता जो हैं या बीजेपी के शरण में जो अधिकारी हैं वो मनमानी तरीके से जो है जो यहाँ के क्या बोलते हैं मुसलमान हैं उनकी जो क्या बोलते हैं अगेंस्ट अपनी जो ताकत है उसको कहीं ना कहीं आजमा रहे हैं। वहीं जिस तरह से इस वक्त सबसे बड़ी जो बहस चल रही है साउथ में वो हिंदी को लेकर के सबसे ज़्यादा ये बात तमिलनाडु से शुरू हुई थी। तमिलनाडु में जो क्या बोलते हैं एम के स्टालिन है, उन्होंने जो बजट पेश किया उनकी गवर्नमेंट ने, उससे जो बजट के जो रुपया लिखा होता है वो वर्ड चेंज कर दिया था। तो उस पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा है कि भारत को 2 नहीं कई भाषाओं की ज़रूरत है। जिस तरह से हम देखें कि एनडीए के साथ में बीजेपी हिंदी को, जिस तरह से स्टालिन का कहना है कि हिंदी थोपी जा रही है, उस तरह से इन्होंने कहा है कि भारत को 2 नहीं कई भाषाओं की ज़रूरत है। अगर तीसरे टॉपिक पर बात करें तो है होली में कहीं पे कल काफ़ी हर्षोल्लास के साथ होली मनाई गई, लेकिन होली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसको लेकर के काफ़ी अलग अलग न्यूज़ हर जगह सामने आए हैं। कहीं रंग लगाने पर पत्थरबाजी तो कहीं नमाज के दौरान हिंसा। होली में यूपी को से लेकर पंजाब तक कई ऐसी जगहें ऐसे हादसे हुए जिनके बारे में बात करेंगे। वहीं अगर आखिरी खबर की बात करें तो है बिहार से रिलेटेड। बिहार में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना, इसको लेकर के जेडीयू में कयासबाजियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। बिहार की राजनीति में क्या नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री होगी, इसको लेकर के हम बात करेंगे। और इन सब टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शाहिद उमर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। शाहिद, सबसे पहली खबर जो है वो यहाँ से है कि हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल की बढ़ती घटनाओं का आरोप लगाते हुए कहा है कि सम्मान और गरिमा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार हैं। ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र में एक मस्जिद पर हमले और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बयान में कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आती है तो टीएमसी के जितने भी मुस्लिम नेता हैं उन सबको सड़क पर फेंक देंगे। मतलब संसद से वहाँ से बाहर निकालेंगे, विधानसभा से, और सड़क में फेंक देंगे। इसको लेकर के ओवैसी का कहना है कि जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं और जितने भी बीजेपी से जिनको क्या बोलते शरण मिली हुई, जिस तरह से हम देखते संभल का जिससे उसको शरण मिली हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो ऐसे लोग मनमाने तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, मनमाने तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, मनमाने तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जो भी चीज़ें होती हैं उनको करते हैं। जिस तरह से शायद ये बात कही गई है। इसी तरह अगर हम देखें कल जिस तरह से संभल को लेकर के जो है काफ़ी फोकस सबका संभल पे था, और संभल में जिस तरह से कल नमाज हुई, जिस तरह से उससे पहले होली खेली गई कल, लेकिन संभल के जो सीओ हैं उनका बयान काफ़ी अलग था। शायद इस वजह से भी क्योंकि पूरी दुनिया में देखा जाए तो वो जो उनका बयान था कि घर में ही रहें वगैरह वगैरह जो भी बोला था उन्होंने, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन किया था। लेकिन इस बयान से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक ऐसा मैसेज गया है जो कि बीजेपी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहा है। देखो, उत्तर प्रदेश की अगर हम उस सीओ की बात करें तो सबसे पहले जब उस सीओ का बयान आया उसके बाद कुछ और जो अधिकारी हैं उनका बयान सामने आया और फिर उन दोनों में तुलना की गई। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे यहाँ तक कहा कि देख सकते हैं कि जिसको स्पोर्ट कोटे से पुलिस प्रशासन में शामिल किया जाए उसकी क्या मानसिकता है, और जो सच में जो मेहनत करके जो पढ़ाई करके पहुँचा है उसकी क्या सोच है। तो उस वक्त भी तमाम सोशल मीडिया पे बात की गई। अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो हाल ही में अभी महाराष्ट्र में एक मस्जिद पे जो हमला हुआ था उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया। वही अगर हम बात करें जो बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने जो विवादित बयान दिया था कि टीएमसी के
जितने भी मुस्लिम नेता हैं उनको हम हमारी अगर सरकार आती है तो विधानसभा से हम उनको बाहर रोड पे फेंक देंगे। तो इन दोनों पर तंज कसते हुए और तमाम मुद्दे हैं उस पर जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस देश का जो संविधान अनुच्छेद जो 25 है वो हम इस बात की आज़ादी देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो देखा गया कि कैसे जब सीओ का जो विवादित बयान सामने आता है उसके बाद उसकी आलोचना करने के बावजूद उसकी तारीफ की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की या फिर योगी आदित्यनाथ को क्यों घेरा, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर ये लोग आलाकमान अगर ऊपर से सख्त हो या वो अगर चाहे से कोई उनका नेता बयानबाजी ना करे तो वो शायद बयानबाजी नहीं करेंगे। तो ऐसी वजह से ये सब चीज़ें जो असदुद्दीन ओवैसी है उन्होंने इन दोनों पे तंज कसा है। बिल्कुल सही। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने बात की है उसमें ये कहा गया है कि जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो जिस तरह से इस वक्त बयान दे रहे हैं, जिस तरह से इस वक्त वो लोग मतलब मुसलमानों के खिलाफ डायरेक्टली बयान दे रहे हैं। एक तरफ आप देखें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो विधानसभा में खड़े होकर के मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलते हैं। उसी के बाद उन्हीं के संरक्षण में एक पुलिस अधिकारी जो उल्टा सीधा बोलता है। उसके बाद उन्हीं के कई और लीडर्स ऐसे, एक तो लेडी हैं जिन्होंने ये यहाँ तक बोल दिया कि जो हॉस्पिटल गोरखपुर में बनना है उसमें मुसलमानों के लिए अलग विंग बनाई जाए या फिर उनको वहाँ आने ना दिया जाए ताकि हिंदू सुरक्षित रहें। अगर वो वहाँ आएंगे तो हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे। वहीं एक और लीडर है जिसने बात कही थी कि मुसलमानों को हिजाब लगा के होली वाले दिन निकलना चाहिए जिससे उनकी टोपी में रंग नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाली चीज़ें हैं। कल जिस तरह से हमने देखा कि हिंदुस्तान के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे होली के दौरान मुसलमानों ने हिंदुओं का बखूबी साथ दिया, क्योंकि त्यौहार हर किसी का काफ़ी पवित्र होता है। लेकिन बीजेपी ने जब से सत्ता संभाली 2014 से, तब से कहीं ना कहीं इसको एक क्या बोलते हैं, एक ऐसा रंग देने की कोशिश की है जिसमें होली के जो रंग हैं वो कहीं ना कहीं फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर अगली खबर की बात करें हम तो वह है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के बीच, अभी जो केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच जो भाषा को लेकर विवाद चल रहा है, इस बीच जनसेना प्रमुख और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भारत की भाषा की जो विविधता है उसको सुरक्षित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा है कि तमिल समेत कई भाषाओं की ज़रूरत है, सिर्फ 2 नहीं। पवन कल्याण ने कहा कि भारत को तमिल समेत कई भाषाओं की ज़रूरत है, सिर्फ 2 नहीं। हमें भाषाई विविधता को अपनाना होगा। ये देश की अखंडता बनाए रखने के साथ ही अपने लोगों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देने की भी ज़रूरत है। एक तरफ बीजेपी, जिस तरह से स्टालिन का ये कहना है कि बीजेपी जो है वो अपने हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है, उसी तरह से हमने देखा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने भी उनका साथ दिया था और उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें कही थी। लेकिन अब जब एनडीए के सहयोगी पवन कल्याण ने ये बात कही है तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है शायद कि ये आगे चल के कुछ ऐसा मुद्दा बन जाएगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लीडर्स के बयान आ रहे हैं साउथ के लीडर्स के कि सबको एकजुट होकर बैठना होगा और इन चीज़ों पे डिस्कशन करना होगा, चाहे वो परिसीमन का मामला हो, चाहे वो भाषा का मामला हो क्योंकि हर जगह की भाषा जो होती है वो अपनी एक अलग होती है। मात्र जो वो होती भाषा अपनी, उससे सबको प्रेम होता है, उससे सबको प्यार होता है, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है सबसे पहले यही भाषा बोलना सीखता है जो उसकी मातृभाषा होती है। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी इस वक्त कहा जा रहा है कि सिर्फ हिंदी थोपना चाह रही है, क्या वो महाराष्ट्र में हिंदी थोपेगी? देखिए, अगर हम सबसे पहले जो ये उप मुख्यमंत्री हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये सबसे पहले देखा जाए कि खुद एनडीए का हिस्सा है जी। और इन्होंने जो बयान दिया पवन कल्याण की, ये उन पे आरोप ये भी लगाया है कि वो गुमराह लोगों करने के देखा गया कैसे इस पे जो स्टालिन है वो काफ़ी सख्त हैं, वो इन मुद्दों को लेकर बैठक भी कर रहे हैं। तो अगर हम पवन कल्याण की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि जब साउथ मूवी बनती है तो उसको हिंदी में डब करके चलाया जाता है। खैर वो अलग मुद्दे हैं, लेकिन हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो उसमें कहा गया है कि अगर हम देखें कई महीनों से ये विवाद चलते आ रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो हम देखें कि जो भाषा को लेकर जो अभी बातें चल रही है तो थोपना और ऑप्शन देना दोनों चीज़ें अलग है।
अगर आप किसी को ऑप्शन देते हैं, वो राज्य अगर खुद वो लेना चाहे तो ठीक है, नहीं तो वो उसकी मर्जी। लेकिन अगर थोपने की बात की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी हाल में आपको उस चीज़ को अपने पास लेना होगा। तो अभी अगर हम बात करें रेवंत रेड्डी की बात की जाए, या फिर कुछ कल ही देखा गया जो DK शिव कुमार है वो भी बोल रहे कि हम इन सब चीज़ों के साथ हैं, फिर बैठक जो होगी उसमें वो भाग लेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से पवन कल्याण ने बयान दिया है, और अगर हम जो TDP है उसके मुखिया की बात करें, जो मुख्यमंत्री भी हैं, उनका अभी इस पर खुले तौर पर कोई बयान नहीं आया, तो इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी इस पर जल्दीबाजी में बयान देना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये एक भाषा की बात है। और देखा ये भी जा रहा है कि जो साउथ के लोग हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में इसके खिलाफ है, और इस जिस तरह से इन्होंने पवन कल्याण बयान दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में इनके ही लिए शायद ये खतरा साबित हो जाए। बिल्कुल सही, जिस तरह से आपने बात की कि बड़ा मुद्दा, और ये नेशनल मुद्दा है, ये किसी राज्य का अपना मुद्दा नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार काफ़ी समय से इस पे चर्चा करी। केंद्र सरकार के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की काफ़ी समय से ये इनके मसले चल रहे हैं भाषा को लेकर के। और स्टालिन ने अभी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें काफ़ी वहाँ की जो पार्टी थी उनके नेता भी मौजूद थे, और सब ने कहीं ना कहीं इनका साथ दिया है। सिर्फ BJP और AIADMK के अलावा बाकी जितनी भी पार्टियां थीं, ज़्यादातर लोग वहां पहुंचे। तो उसके बाद यहाँ के जो एक कांग्रेस के बड़े लीडर हैं V. हनुमंतराव, उन्होंने भी इस बात पे कहा था कि जो स्टालिन कर रहे हैं उसका साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं उनको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साउथ के स्टेट्स में एक ऐसी चीज़ पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो कि देखा जाए तो आगे चल के बहुत ही बड़ा एक वो बन जाएगा। इस पर चंद्रबाबू नायडू ने भी कुछ नहीं कहा है जी, जिस तरह से वो NDA दल के सहयोगी अभी इन्होंने कहा था पवन कल्याण की, मतलब एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने इसका समर्थन किया है। लेकिन अगर सच में समर्थन करने की बात है तो चंद्रबाबू नायडू ने अभी तक कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि वो भी कहीं ना कहीं इससे खफा हैं। वो अलग बात है कि वो NDA दल के सहयोगी हैं, इसलिए शायद वो खुलकर कुछ अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इस तरह हम देखते हैं कि बिहार में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो नीतीश कुमार के मनपसंद नहीं होती हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस पर चुप रहते हैं। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उर्दू पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था, उसके बाद बिहार सरकार ने उर्दू के लिए 2 घंटे निकाले। बिहार सरकार का कहना है कि उर्दू हमारी दूसरी लैंग्वेज है यहाँ पे, तो उसकी जो है क्या बोलते हैं, उसकी रीच बढ़नी चाहिए, लोगों को उर्दू पढ़नी चाहिए। तो देखा जाए तो NDA के 2 जो सहयोगी दल हैं जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी कुर्सी टिकी हुई है, 2 स्तंभ जो हैं उनके हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन दोनों को लेकर के ये दोनों लीडर्स जो हैं ये सेकुलर लीडर्स हैं अपने आप में। चंद्रबाबू नायडू भी सेकुलर लीडर हैं और नीतीश कुमार भी सेकुलर लीडर हैं। ये NDA के साथ भले जाते लेकिन अपनी चीज़ों को नहीं बोलते। जिस तरह से हमने देखा कि अभी चंद्रबाबू नायडू ने भी रमज़ान में 1 घंटा पहले छुट्टी दी, इसको लेकर के जब यहाँ पे छुट्टी दी गई थी तेलंगाना में एम्प्लॉयज़ को, तो यहाँ के BJP लीडर्स ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। लेकिन अब चलते हैं होली पे। अगर तो होली के दिन उत्तर प्रदेश में जमकर बवाल हुआ, कहीं पत्थर चले तो कहीं फायरिंग हुई। स्थिति को काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हुड़दंगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने पुलिस पर भी पथराव किया। प्रदेश के उन्नाव, शाहजहांपुर, मथुरा, जेवर, बिजनौर में पुलिस हालात को संभालते हुए नजर आई। बवाल सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि पंजाब, हिमाचल और महाराष्ट्र में भी हुआ। पंजाब में होली खेलने कांग्रेस नेता को गोली मार दी गई। पंजाब और महाराष्ट्र में मस्जिद के बाहर हंगामा किया गया। पंजाब में लुधियाना में नमाज पढ़ रहे लोगों पर पथराव किया गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मस्जिद के गेट को तोड़ने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में विश्व प्रसिद्ध लाट साहब के जुलूस में पुलिस पर जूते चप्पल फेंके गए। उन्नाव में फाग जुलूस में पुलिस पर पथराव हुआ जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। मथुरा में रंग लगाने पर हुए विवाद में 10 लोगों को घायल किया गया। वहीं ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे, जिसमें एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक इंसान नहा धो के आया था, उसको दूसरे ने पकड़ा रंग लगाने के लिए, उसने कहा, उसने मना किया तो उन्होंने उसे गोली मार दी। तो इस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही हैं, इसको देख करके तो यही कहा जा सकता है कि जिस तरह से BJP ने भूमिका बनाई थी कि जुमा को होली रखेंगे तो इसमें जो सामाजिक जो सद्भाव है वो ख़राब होगा, लेकिन यहाँ पे आप अपने ही लोगों को खो रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर झगड़े जो हुए, ज़्यादातर चीज़ें जो हुई हैं, ज़्यादातर लोगों की मौतें जो हुई हैं वो आपस में ही हुई हैं।
देखिए, अगर हम होली की बात करें तो पहले जो होली का रंग हुआ करता था वो नफ़रत पे भारी पड़ता था, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो कुछ सियासतदानों ने जो होली का रंग है उसको मोहब्बत पे ज़्यादा भारी कर दिया, और जो होली का रंग है उसकी आड़ में अपनी जो सियासी रोटी है वो सेकने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि होली से पहले ही किस तरह से पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, किस तरह से होली की आड़ में जो मस्जिद है उसको ढकने की कोशिश की गई। हालांकि अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो कई ऐसे अधिकारी हैं उनका भी विवादित बयान आया, नेता की तो खैर दूर की बात है, लेकिन इस देश में पुलिस प्रशासन भी इसीलिए होती है कि वो शांति बनाए रखे, जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे। लेकिन जब पुलिस की तरफ से कुछ ऐसे बयान सामने आए उसके बाद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार इस देश में लोग सुरक्षित कैसे हैं। इस देश का जो आइन सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन वही जब एक धर्म में जब कोई त्यौहार आए और दूसरे धर्म के लोगों को उससे बचना पड़े तो आखिरकार उस आज़ादी का क्या फ़ायदा। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए या फिर और देशों में बात की जाए कि किस तरह से होली को लेकर तमाम तरह की बड़ी बातें की गई, पुलिस प्रशासन भी ने फ्लैग मार्च निकाला, लेकिन कई ऐसे जगहों से तस्वीरें भी ऐसी सामने आई हैं जहां पे अब जो उपद्रव लोग हैं वो पूरी तरह से वहां पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। कुछ जगह पुलिस ने उनको नियंत्रण कर लिया, लेकिन कुछ जगह माहौल आखिरकार खराब ही हो गया। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, कई ऐसी जगह पे जहां फायरिंग हुई है, यहाँ तक कि अलीगढ़ में बताया जा रहा है कि वहाँ पे फायरिंग में एक जो मुस्लिम व्यक्ति है उसकी मौत भी हो गई है। सबसे बड़ी खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो एक कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं उनकी सरकारी आवास पे 12 राउंड फायरिंग हुई है, और जो पूर्व विधायक है उनकी मौत हो गई। उनका नाम जो है बम्बर ठाकुर बताया जा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश के और जगहों की बात करें, शाहजहांपुर में भी देखा गया कि कैसे वहाँ पे लाट साहब का जो जुलूस होता है उस जुलूस में भगदड़ हुई, वहाँ पे जो उपद्रवी तत्व हैं वो वहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। और इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो उपद्रव किए गए हैं, कई ऐसे जुलूस है या फिर कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे खुद जो पुलिस उनके संरक्षण के लिए खड़ी थी उन पे जूते चप्पल बरसाए गए हैं, पुलिस को टारगेट किया गया और उसके बाद से वहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जब होली के दिन जब वो लोग खुद पुलिस प्रशासन पे ईंट पत्थर फेंक रहे हैं, उन पे जब वो तरह तरह की गाली गलौज कर रहे हैं, तो आखिरकार जो पुलिस प्रशासन है वो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। अगर हम संभल की बात करें, संभल काफी हाई अलर्ट पे रहा, लेकिन वहां पर भी देखा गया कि एक मस्जिद के बाहर वहां पे जय श्री राम तक लिख दिया गया, वहां पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि कुछ लोगों का यह कहना है कि असल में जो होली है 15 मार्च यानी वो आज है, और उनका यह कहना है कि जो 14 मार्च है उस दिन जो काशी है वहां पे सबसे पहले वहां के लोग होली खेलते हैं, और उसके एक दिन बाद ठीक जो देश में अन्य लोग हैं वो होली खेलते हैं। लेकिन कुछ लोगों का आरोप यह है कि कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश के आड़ में वैसा की, और जो कल यानी फ्राइडे जो 14 मार्च है उस दिन वो लोग होली खेलने की कोशिश की और उनका मकसद कुछ और रहा। लेकिन अच्छी खबर ये भी रही कि जिस तरह से लोग डरे हुए थे, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि शायद देश में कोई बड़ी माहौल बिगड़े, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच एक काफ़ी खूबसूरत तस्वीर जो है वो पश्चिम बंगाल से है कि देखा गया कैसे जो लोग हैं वो शांति से रोड पे जगह नहीं है तो रोड पे मस्जिद नमाज अदा कर रहे हैं, वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी खड़ी है, और जो लोग हैं वो कुछ बगल में होली भी खेल रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई वहाँ पे भगदड़ नहीं हुई या फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की गई। वही कुछ जगह से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहाँ पे बिहार में भी एक ऐसी जगह जहाँ से तस्वीरें सामने आई, रामनगर बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो लोग नमाज जो पढ़ने लोग जा रहे थे, जो नमाजी थे उनको जो फूल है वो देकर उन्होंने सम्मानित किया, जो गुलाब है उसको भेंट किया, और साथ ही साथ उन्होंने रमजान की मुबारकबाद दी, और जो मुस्लिम हैं उन्होंने इनको होली की मुबारकबाद दी। तो यही देश है, कहा जाता है कि देश में काफ़ी अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मानसिकता वाले भी लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही कई ऐसी जगहों से तस्वीरें ऐसी भी सामने आई कि जहाँ पे खुद भाईचारगी का मिसाल पेश करते हुए, हिंदू मुस्लिम की एकता का मिसाल पेश करते हुए लोगों ने होली की भी मुबारकबाद दी साथ में, और जो रमज़ान है उसके भी मुबारकबाद दी, और खुद जो नमाजी हैं उनको जाते हुए जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्होंने पुष्प अर्पित की और हम कह लें कि गुलाब देकर उनको सम्मानित किया। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने बात की कि जब से होली आने से एक हफ्ता पहले से एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा था पूरे हिंदुस्तान में, और उसमें सबसे ज़्यादा फोकस संभल पे था, क्योंकि संभल का इंसिडेंट अभी चल रहा है। संभल की जो जामा मस्जिद है उसको अब विवादित ढांचा में तब्दील कर दिया गया, उसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया विवादित ढांचा। तो अब अगर बात करें हम बीजेपी के, तो बीजेपी के ही एक लीडर हैं हरियाणा के, जिनकी अभी भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि जो हरियाणा के बीजेपी के एक एमएलए हैं उनको गोली मार दी गई है। होली के दौरान होली खेलते समय उनको गोली मारी गई है,
और जो वजह सामने आ रही वो ये आ रही कि उनका कोई ज़मीनी विवाद है जिसको लेकर के उनको गोली मारी गई है। तो अब ये देखिए कि आप बीजेपी के लोग भी सेफ नहीं, कभी ये कहा जा रहा था कि कम से कम बीजेपी के लोग सेफ रहेंगे, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के लोग भी सेफ नहीं है। वही अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी जो है आवाम को कहीं ना कहीं जो धर्म की अफीम है वो खिला करके ज़ॉम्बी बना देती है, और ज़ॉम्बी बनाती जा रही। रीज़न ये है कि आप देखिए जिस तरह से संभल की बात को उठाया जा रहा है, जिस तरह से आप देखिए कि जो अभी जो एक केस सामने आया था औरंगज़ेब से रिलेटेड, उसकी चीज़ों को उठाया जा रहा है। उसके आड़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको छुपा दी गई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के एक बड़े लीडर हैं बीजेपी के, जो अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी कहते हैं, उन्होंने बोला था कि झटका मीट खाना चाहिए और हलाल मीट जो है वो हराम है। तो हलाल का उल्टा हराम होता है, मतलब अगर देखा जाए तो हराम मीट खाएंगे आप। तो कल जिस तरह से उनके मुंह पे एक तमाचा लगा है, कल जो है काफ़ी सारे लोगों ने मटन खरीदा और मटन की दुकानों के नाम जो थे वो फैज़ान थे, वो अब्दुल थे, वो काफ़ी सारे नाम, सारे मुसलमान नाम थे जिनकी दुकानों पे लंबी लंबी कतार में लोग खड़े होकर के उनसे मटन ले रहे थे। तो इसका मतलब ये कि आप जितनी भी नफरत फैला लें, इस देश में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते, जो इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करते, जो आपकी बातों पे तवज्जो ही नहीं देते हैं। और जिस तरह से हमने कल देखा कि देश में कई जगह, देश में क्या हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, हरियाणा में कई जगह से ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां पे लोग आपस में भिड़ गए। अभी अभी बात की अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में एक स्टूडेंट पढ़ रहा था, उसको कुछ लोग गए रंग लगाने, तो उसने बोला मैं रंग नहीं खेलूंगा, जिसको लेकर के उन लोगों ने उसे मारा, बेल्ट से इतना मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई, उसका गला घोट दिया गया बेल्ट से। वहीं आप देखिए कि शायद आपस में ही लोग भिड़े जा रहे हैं, आपस में लाइक ज़ॉम्बी की तरह, बिल्कुल जो बोला गया अभी ज़ॉम्बी की तरह बिल्कुल भिड़े जा रहे हैं कि जो भी मिल रहा है उसको बस काटने पे दौड़ रहे हैं, जो भी मिला उसको काटने पे दौड़ रहे हैं। आखिर बीजेपी जो है इस देश को कहाँ ले जा रही है? इस देश के जो युवा हैं उनको सनातन का एक ऐसा पाठ पढ़ा दिया गया है कि अगर आपने संभल मस्जिद ले ली तो आप बहुत बड़े सनातनी हो जाएंगे, अगर मथुरा काशी में जो हो रहा है वो ले लिया तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर इस देश से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनकी सत्ता चले गई तो हिंदू और ख़तरे में आ जाएंगे, अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चले गई तो हिंदू और ख़तरे में आ जाएंगे। ये सब चीज़ें चला करके कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनको अपने पाले में लिया जा रहा है ताकि ये रोज़गार के बारे में बात न कर सकें। इस देश में सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त रोज़गार और महंगाई है, जिस पे कोई भी लीडर, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, इन पे बात करने से कतराते हैं। रीज़न ये, और ख़ासकर मैं बीजेपी के राज्यों की बात करूँ जहाँ पे बीजेपी की अपनी गवर्नमेंट है, जहाँ एनडीए की सरकार है, वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। जिस तरह से हमने देखा कि हम देखें क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू रोजगार के लिए बात करते हैं, नीतीश कुमार रोजगार के लिए बात करते हैं, तो और भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एनडीए अलायंस में सरकार चला रहे हैं, वहाँ पे बात होती है। लेकिन जहाँ पे बीजेपी की अपनी गवर्नमेंट है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और भी कई ऐसे राज्य हैं। अभी हम देखें कि हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। रेखा गुप्ता ने एक बयान दिया कि हमें देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बुलाया था, मैं नहीं गई, मैंने कहा मुझे अपने लोगों से मिलना, तो उनको इस तरह से पेश किया जा रहा है इस तरह से वो दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं हो, देश की प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। तो इन सब चीज़ों पे शायद अगर बात नहीं होगी, बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, बात जो है हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में महंगाई चली उस पर नहीं होगी, बात जो फॉरेन इन्वेस्ट है वो वापस ले लिया गया उस पर बात नहीं होगी, तो हम क्या सिर्फ मस्जिद पे, हलाल हराम पे, या फिर क्या बोलते हैं हिंदू मुस्लिम पे झगड़ते नहीं हैं? नहीं, बात सिर्फ महंगाई बेरोजगारी की नहीं है, बात तो इस पे भी नहीं हो रही कि आखिरकार इस देश में इतनी बड़ी तादाद में चरस, गांजा और जो अफीम है वो कहाँ से पहुँच पा रही है। अगर हम बिहारी की बात करें तो बिहार में भी कई जगह देखा जा रहा है कि वहाँ पे भी शराब के नशे में लोग तरह तरह की गाली गलौज कर रहे हैं, लोगों पे रंग डाल रहे हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी की सरकार है और बिहार में शराब बंद है, तो आखिरकार बिहार में लोग नशा इतनी बड़ी तादाद में कैसे कर रहे हैं। आपने भी कुछ देर पहले हरियाणा का नाम लिया और कहा कि बीजेपी
सेफ नहीं है। कहा जाता था कि बीजेपी सेफ है, बीजेपी के लीडर सेफ, बीजेपी के लीडर सेफ नहीं है। इस देश में सिर्फ बीजेपी के लीडर सेफ नहीं, बल्कि इस देश में कहा जा रहा है, जो विपक्षी दल उनका ये कहना है कि इस देश में अभी कोई भी सेफ नहीं है। आप बताएं, पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में खुद वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां पर भी होली के दिन जो मस्जिद है, मस्जिद के बाहर हुड़दंग की गई, वहां पर भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। हिमाचल प्रदेश में भी देखा गया कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वो खुद अपने जो उनके नेता है वो उनकी सेफ्टी नहीं कर पा रहे हैं। तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, कोई भी दल हो, कहा जाता है कि कुछ एक वीडियो देखा गया था जिसमें शाहरुख खान ने कहा था कि पॉलिटिशियन में और जो एक्टर्स होते हैं उनमें एक बारीकी फ़र्क है, कि हम में क्या होता है कि हम सामने से नाराज़ नहीं होते हैं और अंदर से हम सबसे मिलते रहते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन में क्या है कि सामने से नाराज़ होते हैं लेकिन अंदर सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तो वही चीज़ है, अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो सामने से कितने भी बड़े नेता हो वो आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी कहानी कुछ और ही होती है। लेकिन अभी भी सवाल एक बड़ा यही है कि वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके राज्य में क्या कोई सेफ है या नहीं हो। हम चाहे हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें या फिर कांग्रेस शासित राज्य की बात करें। बिल्कुल सही। जिस तरह आपने बोला कि बिहार ड्राई स्टेट है, उसी तरह गुजरात भी ड्राई स्टेट है। गुजरात में अभी परसों रात में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें सब लोग शराब पिए हुए थे, जो राह चलते कुछ लोगों को रौंद के 3 लोगों को मार दिया गया। तो जिस तरह से गुजरात मॉडल पूरे देश में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, 2014 से प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये गुजरात मॉडल है। राज ठाकरे का एक बयान मुझे याद आता है। राज ठाकरे ने बोला था कि जब मैं गुजरात गया तो मैंने देखा कि गुजरात बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैं अपने उससे गया, एक बार बीजेपी के साथ गया था मैं गुजरात, तो गुजरात मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब मैं अपने उससे गया तो देखा कि गुजरात उतना अच्छा है नहीं जितना दिखाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो कॉलोनियाँ हैं गरीबों की, उसको ढक दिया जाता है। तो गुजरात में जिस तरह से बात करें, 2 गुजरात के लोग इस वक्त देश की सत्ता में बैठे हुए हैं, सबसे ऊंचे पद पे, एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे देश के गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन गुजरात ड्राई स्टेट है, गुजरात में शराब कहाँ से मिल रही है? गुजरात में शराब आज से ही नहीं, काफ़ी समय पहले से बंद है। गुजरात जब महाराष्ट्र के साथ हुआ करता था उससे लेकर के अब तक शराबबंदी है वहाँ पे, लेकिन फिर भी वहाँ शराब मिल रही है। और जिस तरह से हम बात करते हैं बिहार में कि शराबबंदी, वहाँ पे शराब मिलती है, तो जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे कांग्रेस और आरजेडी के साथ, उस दौरान अगर ऐसा कुछ होता था तो जो है चिराग पासवान भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। और इस वक्त भी शराब मिल रही, वहाँ पे शराब मिल रही है और शराब बहुत ही अच्छे से चल रही है। हमने ये भी न्यूज़ देखी कि पुलिस की जो गाड़ियाँ उसमें शराब रख के ले जाई जा रही ताकि कोई चेकिंग ना हो सके। हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस होती है उसमें शराब रख के ले जाई जा रही ताकि उसमें कोई चेकिंग ना हो सके। तो ये सारी चीज़ें चल रही, इन सब पे बात नहीं होती है। इन सब पे बात जब ही होती है जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ होते हैं, जब नीतीश कुमार एनडीए में होते हैं, बीजेपी के साथ होते हैं, तो इन सब चीज़ें बात नहीं होती। वहीं अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, तो बिहार में 2025 के ही इसी साल के लास्ट में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर के तैयारियां कहीं ना कहीं तेज़ हो गई। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, सबकी नज़र उधर है। सबके मन में सवाल ये है कि जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, क्या वो राजनीति में एंट्री करने वाले हैं? हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है, लेकिन अटकलें ज़रूर लगाई जा रही हैं। इसके पीछे कई वजह, खुद पार्टी से जुड़े नेता कार्यकर्ता इसकी मांग कर रहे हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए। अब नीतीश कुमार और निशांत कुमार के बीच ये चीज़ें चलेंगी कि उनको राजनीति में आना है कि नहीं आना है, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि पिछले 3 से 4 महीने से निशांत कुमार मीडिया के सामने बहुत आ रहे हैं। उससे पहले निशांत कुमार मीडिया के सामने आते ही नहीं थे। अब वो मीडिया के सामने इतना आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों के साथ मिल करके, पार्टी कुछ ऐसे लीडर हैं जो सीनियर लीडर्स हैं, जो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हैं, मतलब नहीं आते हैं, वो उनसे मिल करके शायद वो इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, शायद वो चीज़ों को समझ रहे हैं। देखिए, अगर हम निशांत कुमार की बात करें तो निशांत कुमार के आने से राजद को भी झटका लगेगा। चाहे राजद की तरफ से कोई भी बयानबाजी की जाए, तेजस्वी यादव भले उनको भाई बोलें, लेकिन राजद के साथ साथ जो चिराग पासवान है, जो इंडिया दल के घटक दल के जो सहयोगी नेता हैं, उनको भी काफ़ी बड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बिहार में कहा जाता है शुरू से जो पॉलिटिकल पार्टी है वो युवा चेहरा को लेकर गेम खेलने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर बिहार में नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को एक्टिव करते हैं तो शायद वहाँ पे बीजेपी जो खुद को इतनी मजबूत समझ रही है, उसको इस पे काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा असर पड़ सकता है। और इसी के साथ साथ अगर हम कांग्रेस या फिर आरजेडी की बात करें तो उस पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ऑलरेडी वहाँ पे कन्हैया कुमार और पप्पू यादव पे दाव खेल रही है। नीतीश कुमार हो सकता है कि शायद अपने बेटे निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में लाएं, लेकिन इसके पहले भी कई बार कयास लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक निशांत कुमार जो उनके बेटे अभी तक पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखे हैं। लेकिन इस बार बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो अपने लोग हैं वही खुद उनको अंदर से खा रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार चाहें तो वो अपने बेटे को निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में उतार सकते हैं, लेकिन उनके आने से सारे सहयोगी जो दल हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। बिल्कुल सही, जैसा आपने बोला कि निशांत कुमार अगर जेडीयू में आएंगे और जाहिर से बात है उनको कोई बड़ा ही पद दिया जाएगा, क्योंकि उनके पिता जो है काफ़ी समय से मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो किसी के साथ भी हों लेकिन मुख्यमंत्री वही रहते हैं। लेकिन बात सही कही कि निशांत कुमार के आने के बाद तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर की राजनीति जो है, प्रशांत किशोर की पार्टी जो है उस पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है। अगर वो नीतीश कुमार के साथ नहीं होती तो लोकसभा में इतनी सीटें नीतीश कुमार को नहीं मिली होती। तो अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को लेके आएंगे तो ये जाहिर सी बात है कि जनता जो है निशांत को सपोर्ट करेगी। रीज़न कि उनके जो पिता हैं वो सेकुलर हैं। वो बात अलग है कि वो एनडीए के साथ रहते हैं, कभी आरजेडी के साथ रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में जब जितना उन्होंने कार्यकाल अब तक किया है उन्होंने बिहार के लिए काम किया है, सिर्फ बयानबाजी नहीं की है। उन्होंने देश के रेलवे मंत्री रहते हुए जब घटना हुई थी तो उसके फ़ौरन बाद इस्तीफा दे दिया था। ऐसा बहुत कम आजकल तो देखने को नहीं मिलता कि अगर कोई इस तरह का एक्सीडेंट होता तो कोई इस्तीफा देते। यहाँ तो रेल मंत्री रील बनाते रहते हैं और आकर के तो आंसू बहा करके जनता का जो इमोशन है वो पूरा अपने साथ ले लेते हैं और कहते हैं कि हम जीत गए बस। तो ये सारी चीज़ें चल रही बिहार में इलेक्शंस को लेकर के अभी से गहमा गहमी शुरू हो गई है। लेकिन बात फिर वहीं आके अटक जाती है कि अगर निशांत कुमार राजनीति में एक्टिव हो गए, राजनीति में आ गए, तो जाहिर है कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, कन्हैया कुमार, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, इनकी दाल थोड़ी थोड़ी कम गल पाएगी। और उसका रीज़न यही है कि नीतीश कुमार खुद एक सेकुलर लीडर हैं। उनके बेटे जो आएंगे जाहिर सी बात है कि वो भी उसी तरह से काम करेंगे। अब इस तरह से देखा जाए चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपने पिता की जो क्या बोलते हैं पथ था, जो रास्ता था, उसे भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि निशांत कुमार अपने पिता के साथ ही जिस तरह उनके पिता क्या बोलते हैं राजनीति करते हैं उसी तरह से वो भी राजनीति करेंगे और एक सेकुलर लीडर, एक सेकुलर यंग लीडर के हैसियत से वो काम करेंगे। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।